हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 26 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में सबसे अधिक पदक जीतकर मेडल टेली में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो यहां पर बात हो रही है खेलो इंडिया बीच गेम्स की। आपको पता होना चाहिए कि इन गेम्स का आयोजन पहली बार ही किया गया है। मैंने आपको बताया था कि इनका आयोजन किया गया है दमन और दीव में, और यहां पर मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा है मणिपुर राज्य। मणिपुर ने सबसे ज्यादा मेडल जीते खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका आयोजन शुरू हुआ था 19 मई को और 24 मई को यह खत्म हुए। सबसे ज्यादा 14 मेडल जीतकर मणिपुर मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा। यहां पर आप मेडल टेली देखेंगे तो मणिपुर ने 14 मेडल जीते। इनमें से 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सेकेंड नंबर पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यह मेडल टेली में दूसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ने ऑल ओवर 20 मेडल जीते, 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। तीसरे पर रहा नागालैंड 13 मेडल के साथ। और देखिए जहां पर ये आयोजित हुए दमन और दीव, वैसे मैंने आपको बताया था कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव ये एक जॉइंट यूनियन टेरिटरी है। इसने मेडल टेली में टोटल 9 मेडल जीते और मेडल टेली में 7वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे लिए पहले नंबर पर कौन, ये इंपॉर्टेंट है। और जहां पर आयोजन हुआ वो किस प्लेस पर है ये पूछा जा सकता है। तो पहले पर है मणिपुर और दादर नगर हवेली, दमन और दीव आ गया 7वें नंबर पर। पहली बार बीच गेम्स का आयोजन किया गया। दीव में एक बीच है जिसका नाम है घोगला बीच। इस बीच पर ये गेम्स आयोजित किए गए थे। मेडल के लिए 6 मेडल के लिए यहां पर गेम्स हुए थे, 6 अलग अलग गेम्स। और 2 और गेम्स प्रदर्शनी इवेंट के रूप में आयोजित किए गए थे, जिनका केवल प्रदर्शन किया गया, यहां पर मेडल नहीं दिए गए। तो मेडल कितने गेम के लिए दिया गया? 6 गेम्स के लिए। ध्यान रखना 6 मेडल। कौन कौन से गेम्स थे ऐसे? तो सॉकर, फुटबॉल, वॉलीबॉल जिनको हाथ से खेलते हैं, एक दीपक टकराव एक गेम होता है, वॉलीबॉल जैसा ही है, लेकिन यहां पर जो जैसे वॉलीबॉल में क्या होता है, हाथ से पुश किया जाता है। इस गेम में हाथ का यूज नहीं किया जाता, पैरों का या फिर चेस्ट का यूज किया जाता है या फिर हेड का। एक है कबड्डी, नॉर्मली आपको पता है। एक है पेंचाक सिलात, ये मार्शल आर्ट का एक टाइप है, इसका आयोजन किया गया। और ओपन वाटर स्विमिंग। तो ये 6 ऐसे गेम्स है जिसमें मेडल दिए गए। 2 प्रदर्शनी गेम्स की बात करें तो मलखंब और टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये 2 प्रदर्शनी खेल थे। खेलो इंडिया गेम्स भारत में गेम्स को बढ़ावा देने के लिए 2018 में शुरू किए गए थे स्कूल गेम्स के नाम से। और बाद में ये जो खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स थे, इन्हीं को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम दिया गया। 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई। 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किए गए। 2020 में ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत की गई। और 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू किए गए। और अब 2025 में शुरू किए गए खेलो इंडिया बीच गेम्स। सेकेंड क्वेश्चन, 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो आपको पता है कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? फ्रांस के कांस शहर में। यहां पर फिल्मों के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है वो पाल्मे डी ओर अवार्ड है। और ये 2025 में 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया जफर पनाही को। आंसर बी, जफर पनाही की यहां पर हम बात करें तो ये ईरान के एक फिल्म मेकर है। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, जफर पनाही। इनको इनकी मूवी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए पाल्मे डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कांस का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो कि बेस्ट फिल्म डायरेक्टर को दिया जाता है। 78 कांस फिल्म फेस्टिवल है।
अब देखिए इसमें जो मेन मेन कैटेगरीज हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। वैसे सारी कैटेगरीज आपके से नहीं पूछी जाएगी, फिर भी आप नजर डाल लीजिए। अगर कोई इंडियन जीती होती तो पूछा जाता, या फिर पाल्मे डी और सबसे बड़ा है, तो आप ये याद रखिएगा। पाल्मे डी और दिया गया जफर पनाही को, ईरानी फिल्म मेकर। ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड दिया गया है सेंटिमेंटल वैल्यू, एक मूवी है जिसके डायरेक्टर है जोचिम ट्रियर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है क्लेबर मेंडोन का फिल्हो, एक डायरेक्टर का नाम है, थोड़ा सा लगे। द सीक्रेट एजेंट, इनकी मूवी का नाम है द सीक्रेट एजेंट, इसके लिए। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो वॉग्नर मोरा को दिया गया द सीक्रेट एजेंट में भूमिका के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है नादिया मेलिती को लिटिल सिस्टर नाम की मूवी के लिए। तो यहां पर ये मेन मेन कैटेगरी मैंने आपको बता दी। पाल्मे डी और याद रखना, ये आपके काम का है। अब देखिए लास्ट ईयर 2024 में जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें पाल्मे डी और अवार्ड दिया गया था सिन बकर को, इनकी मूवी थी एनोरा। ये 2024 का सबसे बड़ा पाल्मे डी और अवार्ड। और अब 2025 का किसको दिया गया? जफर पनाही को। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड में गिना जाता है कांस फिल्म फेस्टिवल को। 1946 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको पता है 2024 में इंडिया में भी 3 इंपॉर्टेंट लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल में अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया था। 2024 में हमारे पास कांस में जो अवार्ड आया था 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया को मिला था ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड, जो कि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। इनकी फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एस लाइट, काफी बार हमने इसकी बात की है। 2024 में लास्ट सिनेफ अवार्ड दिया गया था फर्स्ट प्राइज विद्यानंद एस नायक को। इनकी एक शॉर्ट मूवी थी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। अनसुईया सेन गुप्ता, इनको दिया गया था बेस्ट एक्ट्रेस अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी में। इनकी मूवी थी द शैमलेस। तो ये 3 अवार्ड लास्ट ईयर इंडिया आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो इनको भी आप याद रखिएगा। बेलेंडी सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो पूछा जाता है पाल्मे डी और, है ना। तो वो 2025 का मैंने आपको बता दिया, 2024 का बता दिया, और 2024 में इंडिया के जिन जिन लोगों को अवार्ड दिया गया उनकी लिस्ट यहां पर मैंने आपको दे दी है। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड फुटबॉल डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फुटबॉल डे आपको पता है लास्ट ईयर 2024 में ही इसे अनाउंस किया गया है पहली बार, और यह डे हर साल मनाया जाता है 25 मई को, वर्ल्ड फुटबॉल डे। 2024 में अनाउंस किया गया था कि हम 25 मई को मनाएंगे, तो 2024 में यह पहली बार शुरू किया गया, और इस साल ये दूसरा साल है वर्ल्ड फुटबॉल डे का। फुटबॉल खेलों को बढ़ावा देना, फुटबॉल खेलों के लिए अलग अलग एसोसिएशन बनाना, अलग अलग क्लब का निर्माण करना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वैसे पर्टिकुलर जो 25 मई की डेट चुनी गई है ना, वो चुनी गई है, एक इतिहास है। 25 मई 1924 में पेरिस में जब ओलंपिक हो रहा था, समर ओलंपिक गेम्स, वहां पर पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। और आपको पता है 2024 में भी ओलंपिक कहां आयोजित किए गए? पेरिस में। तो पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट भी पेरिस में समर ओलंपिक में हुआ था, और अब 2024 में इसके 100 साल पूरे हुए। इसीलिए 25 मई को पहली बार 2024 में वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया गया, इसी के सम्मान में। अब देखिए मई में जो अदर डे मनाए जाते हैं वर्ल्ड फुटबॉल डे के अलावा, उन पर नजर डालें तो इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है 17 मई को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया इस साल 17 मई को। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया गया इस साल 17 मई को। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है 18 मई। इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया इस साल 18 मई को। नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया गया 21 मई को। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये ठीक है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये मनाया जाता है 22 मई को।
ठीक है ना। ये सारे डे हो गए हमारे जो कि मई मंथ में मनाए गए हैं, नजर डाल लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप सभी के लिए समर सेल कंटिन्यू है क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर, तो आप फायदा उठाइए। अप टू 90% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेज पर एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। विजिट कीजिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और आपके लिए काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अब आपके दिमाग में आएगा सर ये छोटी छोटी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर याद रखने पड़ेंगे क्या? जैसे कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, ये तो एक साबुन की कंपनी लग रही है। देखिए यहां पर दिक्कत ये है कि ये एक कर्नाटका की कंपनी है। अब हुआ ये कि इसने पहले अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन कर्नाटका के लोग, क्योंकि अभी आपको पता है कि लैंग्वेज वॉर बहुत चल रहा है स्टेट के मध्य में, तो कर्नाटका के लोगों ने यह डिमांड की थी कि किसी कन्नड़ एक्ट्रेस को ही इसका एम्बेसडर बनाया जाना चाहिए, नहीं तो हम बाइकआउट कर देंगे। ऐसी कंडीशन में कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तमन्ना भाटिया को। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। वैसे तो साउथ में अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्होंने काम किया है, हिंदी इंडस्ट्री में भी किया है, लेकिन कन्नड़ लैंग्वेज में इन्हें काफी जाना जाता है। तो कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? तमन्ना भाटिया को। कन्नड़ लैंग्वेज को लेकर विवाद है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ये डिमांड कर रहे थे जो कर्नाटका के लोग हैं कि भाई आप बाहर के किसी भी एक्ट्रेस को अगर आप एम्बेसडर बनाएंगे किसी और लैंग्वेज की, तो हम बाइकआउट कर देंगे। इसीलिए मजबूरी में इनको तमन्ना भाटिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ा। यह कंपनी कर्नाटका सरकार के स्वामित्व की ही एक कंपनी है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में देखने को मिलता है इस कंपनी का। अदर ब्रांड एम्बेसडर काफी बार मैंने आपको बताए हैं, पॉज करके एक बार इसको पढ़ लेना या पीडीएफ में पढ़ लेना, यहां पर मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूं, फिर कभी हम फिर बात करेंगे। अभी यहां पर पॉज करके एक बार पढ़ लेना। आगे आएंगे। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? यशोदा एआई कैंपेन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन को, राष्ट्रीय महिला आयोग। आंसर सी। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी पूछी जा सकती है आपसे, कौन है? विजया रहाटकर। काफी बार हमने इनकी बात की, विजया रहाटकर की, है ना। देखिए नेशनल कमीशन फॉर विमेन के द्वारा एक यशोदा एआई कैंपेन शुरू किया गया। महिलाओं को एआई लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस महिलाओं में फैलाना, महिलाओं को एआई टूल महिलाएं चला सके, डिजिटली अवेयर हो, इस उद्देश्य से यशोदा एआई कैंपेन की शुरुआत की गई है। महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सेफ्टी, इनके बारे में प्रॉपर बताया जाएगा। वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे यशोदा एआई कैंपेन के तहत। ओके, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन और एक फ्यूचर शिफ्ट लैब्स, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया, लेकिन जो मेन भूमिका है वो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की है। यही पूरे देश में प्रोग्राम्स और वर्कशॉप का आयोजित करवाएगी, जो कि महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएगा, साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, डिजिटल सेफ्टी के बारे में, इनके बारे में अवेयर करेगा। एक स्टैच्यूटरी बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। देश में महिलाओं के अधिकारों, उनके फंडामेंटल राइट्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। बाकायदा इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990, और इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर विमेन की स्थापना की गई 31 जनवरी 1992 में। हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा नई दिल्ली। फर्स्ट चेयरमैन थी जयंती पटनायक और करंट चेयरमैन, जैसा कि हमने बात की, विजया रहाटकर। इसके अलावा जो एक हमने थिंक टैंक की बात करी है, फ्यूचर शिफ्ट लैब्स, एक नॉन प्रॉफिटेबल थिंक टैंक है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटल एम्पावरमेंट के सेक्टर में काम करता है।
इसका हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी और इसकी स्थापना 2024 में ही लास्ट ईयर की गई थी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ब्रिक्स के नए डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का एक बैंक है, सदस्य देशों के मध्य में विकास कार्यों को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देना, लोन्स देना, ये सारे काम न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं। तो ब्रिक्स का एक संगठन है जिसका हाल ही में नया मेंबर बना है अल्जीरिया। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया, एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका के उत्तर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हम लोकेशन देखें तो उत्तर में मेडिटेरियन सी से ये टच होता है ना, सबसे उत्तर में जिब्राल्टर जल संधि आपको यहां पर देखने को मिलेगी, स्पेन और मोरक्को के बीच में, भूमध्य सागर में, और आपको मोरक्को के ईस्ट में देखने को मिलेगा अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया मेंबर बना है। वैसे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स और उसकी जो मेंबर कंट्रीज है उनके मध्य में, उनके बीच में विकास कार्यों को बढ़ावा देना, पुनर्निर्माण के लिए फंड देना, लोन देना, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम है। इसकी स्थापना के लिए जुलाई 2014 में समझौता किया गया था और फाइनली जुलाई 2015 में इसे लागू किया गया। हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में है। मेंबर कंट्रीज की बात करें एनडीबी की, तो देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो कि ब्रिक्स हैं। इसके बाद जो जुड़े वो बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट ने, और अब सबसे लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा है नवा, वो है अल्जीरिया। आखिरी बार 2023 में इजिप्ट इसमें मेंबर बना था न्यू डेवलपमेंट बैंक में, और अब नया मेंबर बना है 2025 मई में अल्जीरिया। तो ब्रिक्स के बारे में भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। शुरुआत में 4 तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने आपस में मिलकर 2006 में ब्रिक नाम का एक संगठन बनाया था आपस में काम करने के लिए। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये शुरुआत के ब्रिक है। 2006 में ये शुरू हो गया था, लेकिन इनका पहला सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया रशिया में, और फिर फाइनली 2010 में जुड़ा साउथ अफ्रीका और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। सदस्य देशों के मध्य में आपसी सहयोग और डेवलपमेंट के लिए ब्रिक्स नाम का संगठन बना था, और इसी का न्यू डेवलपमेंट बैंक बना, जुलाई 2015 में लागू किया गया। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला बनी है छोंजन अंगमो। ये आती है भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश से। क्या नाम है? छोंजन अंगमो। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला बनी है, और इसी के साथ ऐसा करने वाली दुनिया की 5वीं महिला दृष्टि बाधित जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अगर हम छोंजन अंगमो की बात करें, हिमाचल प्रदेश से आती है। भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग नेशनल अवार्ड, जो कि सेंट्रल का अवार्ड है और भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जा चुका है छोंजन अंगमो को। रिसेंटली इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। नेपाल में सागर माता कहलाती है, ऑलमोस्ट 8,850 मीटर तक ऊंची हो गई है अब ये, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ती जाती है क्योंकि नवीन वलित पर्वत है माउंट एवरेस्ट, तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो यह हमको लगभग हिमालय पर देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ओके, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। K2 या काराकोरम भारत के लद्दाख में है, 8,611 मीटर ऊंची है लद्दाख में। कंचनजंगा की बात करें 8,586 मीटर ऊंची है सिक्किम राज्य में भारत में। पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी भी है भारत में, लोहोत्से 8,516 मीटर नेपाल और तिब्बत की सीमा पर देखने को मिलती है, और मकालू 8,485 मीटर नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हिमालय पे। तो ये वर्ल्ड की 5 ऊंची चोटियां है सबसे, और लगभग सारी हिमालय की रेंज पर ही देखने को मिलती है।
हाल ही में स्पाइस्ड योजना 2025-26 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? स्पाइस्ड स्कीम को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा, स्पाइस्ड स्कीम भारत में स्पाइस सेक्टर को बढ़ावा देना और इन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना ताकि मसाला उद्योग को बूस्ट दिया जा सके। स्पाइसेस मतलब मसाला। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो स्पाइस बोर्ड है, जो भारत में मसालों के उत्पादन की देखरेख करता है, उसके लिए जो मॉनिटरिंग का काम करता है स्पाइसेस बोर्ड, इसने 2025-26 के लिए स्पाइस्ड योजना को लॉन्च किया है। भारत में स्पाइस सेक्टर को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? इंडियन स्पाइस सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़े, है ना, अधिक मात्रा में उगाया जाए जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। छोटे और बड़े इलायची के जो उत्पादक हैं, जो उत्पादकता है छोटी और बड़ी इलायची की, उसको बढ़ावा देना क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। इसकी गुणवत्ता में सुधार करना। इसके अलावा कटाई के बाद जो मसाला फसलें हैं उनकी उत्पादकता में बढ़ावा हो, इस उद्देश्य से स्पाइस्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत 2025-26 के लिए शुरू की गई और टोटल बजट रखा गया है ऑलमोस्ट 422 करोड़ रुपए एक साल के लिए। 2025 में लगभग 130 करोड़ रुपए 45,000 लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले हैं। कितने? 130 करोड़ ये लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे और बाकी का जो पैसा है वो विकास कार्यों में लगाया जाएगा ताकि स्पाइस सेक्टर को बूस्ट दिया जा सके। तो ये स्पाइस्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की। स्पाइस बोर्ड ये आपको समझ में आ ही गया है। स्पाइसेस को बढ़ावा देना, रेगुलेट करना, मॉनिटरिंग करना, इसके लिए स्पाइस बोर्ड काम करता है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटक के कोची में है और अमरदीप सिंह भाटिया वर्तमान में इस संस्था के चेयरमैन के पद पर हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला एडिशन कहां आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला एडिशन आयोजित किया जाएगा तमिलनाडु के चेन्नई में। देखिए, यह पहली बार आयोजित हो रहा है और यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अनुभवी प्लेयर है ना, केवल वो ही यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। महिला और पुरुष वर्ग दोनों कैटेगरी में होगा। पुरुष वर्ग में 40 वर्ष या उससे ऊपर के जो हॉकी खिलाड़ी हैं, है ना, और महिला वर्ग में 35 वर्ष या फिर उससे ऊपर के जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, केवल वो ही पार्टिसिपेट करेंगे हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में। फर्स्ट एडिशन है ये, तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित किया जाएगा 18 से लेकर 27 जून तक। अब यहां पर देखिए, हॉकी इंडिया इसको आयोजित करेगा। भारत में हॉकी खेलों को गवर्न करने वाली ये एक बॉडी है। पहले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन काम करता था, सबसे पहले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। लेकिन हुआ ये कि 2008 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मान्यता को रद्द कर दिया गया क्योंकि ये करप्शन में इसके इन्वॉल्व होने के कुछ साक्ष्य मिले थे। तो 2008 में इसको भंग कर दिया गया और 2009 में बनाया गया आगे चलकर हॉकी इंडिया। अब हॉकी खेलों को रेगुलेट करता है भारत में हॉकी इंडिया। 2009 में इसकी स्थापना की गई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और दिलीप तिर्की वर्तमान में इस संस्था के या हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के पद पर है। तो हॉकी इंडिया आयोजित करवा रहा है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। एज ग्रुप याद रखिएगा, कितने से ऊपर के पुरुष और महिला पार्टिसिपेट करेंगे। आयोजन होगा तमिलनाडु के चेन्नई में जून मंथ में। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कैप्टन किसे बनाया गया? तो आपको पता है रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से कुछ समय पहले संन्यास लिया है ना, हार्डली 15 दिन 1 महीने में। अभी रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया टेस्ट क्रिकेट से, तो उसके बाद अब टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कैप्टन बनाया गया है शुभमन गिल को। इंडियन बहुत ही फेमस बैट्समैन शुभमन गिल ये बने हैं कैप्टन टेस्ट क्रिकेट टीम के और ऋषभ पंत को बनाया गया है टेस्ट क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन। शुभमन गिल पंजाब से आते हैं। 3 बार इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जा चुका है। ऋषभ पंत यूपी से आते हैं।
जनवरी 2021 में ये भी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए जा चुके हैं। तो इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन शुभमन गिल और वाइस कैप्टन कौन? ऋषभ पंत। ओके, तो यहां पर हमारे 26 मई के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, रिवाइज कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन के। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह देखने को मिलेगा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। हाल ही में रेडी, रिलीवेंट और रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री बुक को किसके द्वारा लिखा गया, जिसको विमोचित किया या लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? तो बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है जनरल अनिल चौहान को, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। चागोस द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो यह हमको देखने को मिलेगा हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कहां पर मिला है या कहां पर इसे पाया गया? तो कर्नाटका में यह देखने को मिला है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित रतन सिंह जग्गी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रतन सिंह जग्गी की बात करें तो बहुत ही फेमस साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला के पुनर्स्थापन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना लॉन्च की गई? तो अरावली माउंटेन रेंज के रिस्टोरेशन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किन 4 देशों को उनके राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक ट्रांसफैट को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है? तो ये 4 देश है ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में कितना प्राथमिक वन क्षेत्र खो दिया है? तो यह वन क्षेत्र है 18,200 हेक्टेयर। इसरो द्वारा 2025 को कौन सा ईयर घोषित किया गया? तो यह गगनयान ईयर घोषित किया गया। और राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज कर लिए हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1917 में, 1917 में। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है गोदावरी रिवर। काफी स्टूडेंट ने गंगा आंसर किया है भाई, प्रायद्वीपीय भारत पूछा है दक्षिण भारत, है ना, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत वो भारत जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब दक्षिण भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन? गोदावरी। ओके, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। थॉमस कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? और 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।